हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड। वो क्या चीज़ है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस है, एल्काइल हैलाइड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, हमें मालूम है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हैलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। दैट इज, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो कैसा होता है? हाईली पोलर बॉन्ड होता है, हाईली पोलर बॉन्ड होता है। ओके, इसीलिए ये कैसी रिएक्शंस देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इसमें दो टाइप की आपको रिएक्शंस में देखने को मिलती हैं। पहली जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन ये देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या देते हैं। तो SN2 रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, तो उनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसमें SN2 रिएक्शन में देखने वाली बात ये होगी कि SN2 रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा ही कार्बन एटम पे बैक साइड से अटैक करता है। दैट इज, यहाँ पे अगर हम मेथाइल ब्रोमाइड ले लें, फॉर एग्जाम्पल मेथाइल ब्रोमाइड ले लें, इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ, और ये NaOH कैसा होता है? एक्वस एल्कोहलिक होता है। दैट इज C2H5OH एंड H2O। ओके, ये एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन है किसका? NaOH का। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, दैट इज OH माइनस आयन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है। क्या बनाएगा यहाँ पे? सोडियम ब्रोमाइड हो जाए। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में इसकी क्या होती है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है जिससे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो दैट इज, यहाँ ये कार्बन एटम है कैसा है? टेट्राहेड्रल है। दैट इज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑन द प्लेन, दूसरा हाइड्रोजन कैसा होगा? अबव द प्लेन, और तीसरा हाइड्रोजन जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा। अब ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, प्लस ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड है 4 ग्रुप्स से। ओके, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल कौन जनरेट करेगा? दैट इज, यहाँ पे OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, अब ये OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल जो होता है, अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये कैसा होता है? पोलर होता है। दैट इज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जबकि हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, कहाँ से? फ्रॉम बैक साइड ऑफ द ब्रोमीन ग्रुप। ओके, तो ये बैक साइड से अटैक जब करेगा और ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा ब्रोमीन, लेकिन रिमूव होता है और इसके साथ एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? जब देखिए OH माइनस आयन कार्बन से जुड़ रहा है, इस वजह से क्या होगा कि OH और कार्बन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, जबकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड है, ये ब्रेकिंग हो रही होगी। ओके,
और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं वो हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन आर स्टिल अटैच्ड विद द कार्बन एटम। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये प्रपोज किया जाता है कि ये ऐसा बनता होगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो बॉन्ड है OH और कार्बन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होती है। जो बॉन्ड बनना है वो बन जाता है और जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो ब्रेक हो जाता है। दैट इज यहाँ पे OH बॉन्ड जो है वो ऐसे बन जाएगा और ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा दिखाई देगा, जस्ट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन। ओके, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ब्रोमाइड आयन यहाँ से रिमूव हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, और ये जो OH माइनस आयन ये अटैक कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, इस प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्टेंट से कंपेयर करें तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट कैसा है, जस्ट रिवर्स हो गया है। दैट इज यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो राइट साइड में है। अब इसमें क्या है कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब इस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, जस्ट रिवर्स है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसका एक दूसरा नेम भी है, इसको हम लोग कहते हैं वेल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वेल्डेन इन्वर्जन। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चला कि SN2 रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है। एक तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन पे, लिविंग ग्रुप ब्रेक होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही अनस्टेबल होती है, डिकम्पोज होकर के क्या बनाती है, प्रोडक्ट कन्वर्ट करती है। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट रिवर्स है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज इसको हम लोग कहते हैं वेल्डेन इन्वर्जन। ओके, एक और चीज देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जो ये कार्बन है इसमें कितने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। और 4 सिग्मा बॉन्ड जब भी होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। लेकिन sp3 के बाद जब ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, केवल 3। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3 से ये ट्रांजिशन स्टेट में sp2 में कन्वर्ट होता है और sp2 से कन्वर्ट होने के बाद फिर रीट्रांजिशन करता है और फिर से यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसका फिर से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फिर से sp3 हो जाता है। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक चीज SN2 रिएक्शन में हमें देखने को मिली कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक है, साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज होता है और फिर sp2 से sp3 में यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, अब इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि SN2 इसको हम लोग क्यों कहते हैं। SN2 रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपने रिएक्टेंट लिए वो कितने रिएक्टेंट लिए, एक ये रिएक्टेंट है और NaOH है, दोनों रिएक्टेंट है, तो इसीलिए इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या है कि जो इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दैट इज यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दैट इज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो कैसी काइनेटिक्स देता है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स देता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स देता है। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं
SN2 रिएक्शन के बारे में और आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए अब हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि जो SN2 रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये थी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पे अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, दैट इज यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है कार्बन पे और हैलोजन यहाँ से रिमूव होता है। ओके, और रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्स हो जाता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए ब्रोमीन यहाँ पे राइट में लगा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेल्डेड इन्वर्जन होता है। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने मेथाइल ब्रोमाइड लिया है, आइसो एथाइल ब्रोमाइड लिया और इसके बाद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इनमें सबकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग अगर चेक करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है। अब कार्बन पे जब अटैक करता है, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये क्या करते हैं, ये इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक से रोकते हैं, दैट इज यहाँ पे एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये गार्ड हैं, ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम तो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक से रोक नहीं पाते और रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम पे बल्कीनेस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पे अटैक मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि फास्टर SN2 रिएक्शन देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे एक मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ दिया तो देखिए जो मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ा है वो मिथाइल ग्रुप कैसा है, काफ़ी बल्की होता है। ठीक है, बल्की होता है। अब ये जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब इसके पास देखिए स्पेस नहीं है कि वो कैसे इस पे कार्बन पे अटैक करे। तो देखिए जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कैसा है, बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप है तो इसके और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे कार्बन एटम पे, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होती चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि फॉर एग्जांपल मेथाइल क्लोराइड के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टर होगी, फिर एथाइल ब्रोमाइड के, फिर आइसोप्रोपाइल एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप में तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाती है। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्टडी किया कि जैसे जैसे कार्बन एटम पे बल्कनेस बढ़ेगी एल्काइल ग्रुप की रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पे अटैक उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये है कि जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो फास्टर रिएक्शन देगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगी तो फास्टर SN2 रिएक्शन होगी। तो हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर करना है। तो न्यूक्लियोफाइल जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है
वो कौन सा है, साइनाइड आयन। तो साइनाइड के केस में SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर होगी, फिर आयोडाइड होगा, एंड देन एथॉक्साइड, एंड हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के बाद आता है क्लोराइड, फिर क्लोराइड, वाटर एंड देन फ्लोराइड। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती चली जाएगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, लीविंग एबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर है लीविंग एबिलिटी। दैट इज न्यूक्लियोफाइल की जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन यहाँ से इलिमिनेट हो रहा है, तो ब्रोमीन जो इलिमिनेट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, दैट इज जितनी जल्दी यहाँ से ये रिमूव होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी फास्टर होगी। तो सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, टोसाइल ग्रुप। टोसाइल ग्रुप क्या होता है कि टॉलुइन है, ये क्या है, टॉलुइन है। टॉलुइन में अगर हम SO3 माइनस ग्रुप जोड़ दें तो इसको हम लोग कहेंगे टोसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, टोसाइलेट आयन। इसको हम लोग बोलते हैं टोसाइलेट आयन बोलते हैं। ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब टोसाइलेट आयन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। उसके बाद क्या होगा, आयोडाइड होगा। उसके बाद आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन वाटर। ओके, देन क्लोराइड एंड देन हाइड्राइड। ओके, तो लिविंग एबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती चली जाएगी। एक और फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट फैक्टर। दैट इज जब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को हाईली अफेक्ट करते हैं। तो सॉल्वेंट इसमें SN2 रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है ये इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्वेंट जो है वो दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। एक जो सॉल्वेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरे होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है आपका वाटर है, अल्कोहल है, एटसेट्रा, वाटर, अल्कोहल, एटसेट्रा। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लें तो हम आप देख रहे थे कि जो इसमें SN2 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, कहाँ पे, कार्बन एटम पे। तो ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इस न्यूक्लियोफाइल को वो क्या कर लेते हैं, सॉल्वेट कर लेते हैं। दैट इज इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे और इसको, इस न्यूक्लियोफाइल को हाईली सॉल्वेट कर देंगे। दैट इज इसको सराउंड करेंगे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर रहे हैं, इसको सॉल्वेंट कर रहे हैं, अब ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अब सराउंडेड हो जाएगा तो इस कार्बन एटम पे अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो अटैक है कार्बन पे ये मुश्किल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाईली सॉल्वेटेड होता है। तो यहाँ पे कैसा है, ये सॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल। तो हमें ये पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन इज स्लो इन प्रोटिक
प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में फास्टर होगी। दैट इज यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोटिक सॉल्वेंट में, SN2 रिएक्शन इज स्लो इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जब प्रोटिक सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर है एंड अल्कोहल है ATOH, ये सब कैसे हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल NN डाइमेथिल फॉर्मामाइड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, CHU डाइमेथिल फॉर्मामाइड ले सकते हैं, या यहाँ पे DMSO ले सकते हैं, दैट इज डाइमेथिल सल्फॉक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट कैसे, या क्या ले सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल ले सकते हैं। ये सॉल्वेंट सारे कैसे हैं, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। ए प्रोटिक सॉल्वेंट होने के साथ साथ ये कैसे हैं, पोलर हैं। तो SN2 रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट है लेकिन ए प्रोटिक है, इसलिए क्या होगा कि ये जो सॉल्वेशन नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल का और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फास्टर होगी। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन इज फास्टर, क्योंकि ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल को सराउंड नहीं करते। न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे कैसा होगा, ओपन होगा, दैट इज ऑल टाइम ओपन होगा और अटैक के लिए अवेलेबल होगा, एंड देयरफॉर अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अवेलेबल होगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।